हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की जो आज परीक्षा आयोजित हुई है उसका जो जीके वाला प्रश्न पत्र है उसकी आंसर की देखेंगे। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है? यानी कौन सा था जो द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है? प्रशंसा, ग्रेड, भोजन या पैसा? तो इसका आंसर होगा जो भोजन है ये प्राथमिक प्रबलक है, ना कि द्वितीयक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भोजन। तो जिसने भी इसका आंसर भोजन मार्क किया उसका आंसर राइट हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? बर्तन बैंक बनाए जा रहे हैं राजस्थान में, प्रत्येक जिले में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कौन से लेवल पे बनाए जा रहे हैं? ग्राम पंचायत स्तर पे बनाए जा रहे हैं, शहर स्तर पे बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्तर पे बनाए जा रहे हैं, राज्य स्तर पर? तो जो बर्तन बैंक बनाए जा रहे हैं ना, ये ग्राम पंचायत स्तर पे बनाए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत जीपी लेवल पे। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर ग्राम पंचायत कहा है ये इसका आंसर सही हो जाता है। देखो, जो ये बर्तन बैंक बनाए जाएंगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक संविदा करेगी जो एसएचजी है उनके माध्यम से, और सरकार उनको 1 लाख रुपए तक की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान करेगी और वो बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। और उसके बाद में उन बर्तन को किराए पे देके एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार भी मिल पाएगा। तो जो ये शुरुआत की गई इस कार्यक्रम की बर्तन बैंक की, ये कहाँ से की गई? तो इसका जो शुरुआत है, नहीं, सबसे पहले इसका जो शुभारंभ किया गया वो कोटा जिला है, उसका जो खेराबाद गांव है, पंचायत है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। तो जिसने भी इस प्रश्न का उत्तर ग्राम पंचायत स्तर का है उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं? यानी जो लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं और बाद में स्वेच्छा से वो खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभ मिलते हैं ना, जो फूड सिक्योरिटी योजना के जो लाभ मिलते हैं उनको स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान का क्या नाम है? तो ऐसे व्यक्ति जो पहले खाद्य सुरक्षा योजना में कवर होते थे लेकिन अब वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, अब वो स्वेच्छा से उस योजना की पात्रता को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो अभियान उनको मोटिवेट करने के लिए चलाया गया उसका नाम है गिव अप अभियान। क्या नाम है? गिव अप अभियान। गिव अप अभियान। ठीक है। अगला प्रश्न, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 निम्न में से किस देश ने इसमें भाग नहीं लिया? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, इसमें टोटल 32 कंट्रीज ने भाग लिया था, जिसमें 17 थी वो पार्टनर कंट्री थी और 15 भागीदार देश थे। कुल मिला के 32 कंट्री जिसमें शामिल हुए थे। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने जो इन 32 में नहीं था? तो इसमें देखो, रशिया था, नेपाल था, यूके था। आप इसका थोड़ा अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हो कि कनाडा के साथ हमारे जो संबंध है उस समय बेहतर नहीं चल रहे थे, जस्टिन ट्रूडो था। तो अगर ज़्यादातर लोगों ने अगर तुक्का भी लगाया तो उनका उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन देखो, 32 को याद करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल था कह सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अनुमान लगाया जा सकता था इसका। तो जिसने भी इसका आंसर कनाडा लगाया उसका उत्तर सही हो जाएगा। यानी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में टोटल 32 कंट्रीज ने भाग लिया था, जिसमें 17 पार्टनर कंट्री थे और 15 प्रतिभागी देश थे। टोटल 32 देश थे, उसमें कनाडा नहीं था, रूस, नेपाल और यूके था। अगला प्रश्न है, बतुल बेगम, इनको हाल ही में पद्मश्री दिया गया। अब हमसे पूछा है कि जो बतुल बेगम जी है इनका संबंध किस श्रेणी से, मतलब ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साहित्य और शिक्षा से, सार्वजनिक मामले से, कला से या सामाजिक कार्य से? तो देखो, बतुल बेगम है ये मांड गायक है। ठीक है, तो इनका संबंध किस श्रेणी से हो गया? ये कला से संबंधित हो गई। किससे संबंधित हो गई? कला से। हमने पहले जो करंट अफेयर के कुछ क्लासेस लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था इस बारे में, और मतलब 4-5 प्रश्न तो इस प्रकार के थे कि मैंने आपको पहले प्रेडिक्टेबल कहा था कि भाई ये प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है, हालांकि उनको याद करना मुश्किल होता है। जैसे पंचगौरव कार्यक्रम है,
उसमें हर एक ज़िले के 5 स्पेसिफिक प्रोडक्ट होंगे, कोई पर्यटन से, किसी अनाज से, इस तरह से। और आप 33 ज़िलों के याद करने हैं, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 200 से ज़्यादा कंटेंट आपको याद रखना था। लेकिन हमें ये पता था कि अगर हमने याद कर लिया तो प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा, और इसमें परीक्षा में वो प्रश्न आ गया है। अभी देखो, राजस्थान में से जो पद्मश्री है वो बतुल बेगम जी को मिला 2025 में। इनके साथ में टोटल 3 लोगों को मिला था ये, ठीक है। किन किन को मिला? तो एक तो है अपने बतुल बेगम जी हो गए, ये मांड गायिका है, और इनका संबंध कहाँ से? ये जयपुर से संबंधित है। कहाँ से? जयपुर से। इसके अलावा जोधपुर के शायर हैं, शायर साहब सिनकाफ निजाम, इनको मिला है। और जो एक आध्यात्मिक श्रेणी में संत बैजनाथ महाराज जी हैं, क्या नाम है? संत बैजनाथ महाराज, इनका संबंध सीकर जिले से है। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ जो है ना, डोटासरा जी वाला जो विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं संत बैजनाथ जी महाराज। इनको भी पद्मश्री मिला है। तो राजस्थान में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। अब इस पेपर की बात करें तो इसी कंटेंट से, इतनी जानकारी से हमारे 2 प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। ये प्रश्न पूछ लिया कि बतुल बेगम को किस श्रेणी में मिला है और सिनकाफ निजाम किस श्रेणी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का जो जिलों का विभाजन हुआ है, जो नवीन जिले बने हैं, उसके बाद में भी एक जिला उतना ही साइज का रहा है, उसका नाम है जैसलमेर। वो सबसे बड़ा जिला है, तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है, मौलिक अधिकार है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने? तो हमने पता है कि जो भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से अंगीकृत की गई है, उसी प्रकार मौलिक अधिकार भी कहीं से हमने उठाए हैं। तो कहाँ से उठाए? तो यूएसए से, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है या जो यूएसए है, वहाँ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। क्या मौलिक कर्तव्य के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी हमने यूएसए से लिया है क्या? देखिए, ये जो परीक्षा है, इसमें अगर आप पेपर देखे आए हो, अपना आंसर की मिला रहे हो, सही है। लेकिन अगर आप आने वाले किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, या अन्य कोई एग्जाम रीट वगैरह हो गया, तो आप ये मेंटालिटी समझ सकते हो आरएमएसएस बोर्ड की, कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ये वापस ट्रेडिशनल हो रहे हैं। जैसे देखो, आरपीएससी वो थोड़ी सी अपने लेवल को अच्छा कर रही है, हाई कर रही है, लेकिन जो बोर्ड है, इसके जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये कहाँ है, मतलब ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हो, आपको दोनों के कॉम्बिनेशन बना के चलना है। ट्रेडिशनल प्रश्न है, उनको भी पढ़ना है, उनको भी याद करना है, साथ ही साथ जो नवीन नवाचार प्रश्नों में हो रहे हैं, जिस प्रकार के आरपीएससी के आपने प्रश्न पत्र देखे होंगे, उस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी भी हमें करनी है। तो हम बात कर रहे थे कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। तो देखो, एक तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया है, ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया है। इसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता भी हमने यूएसए से ली है, ठीक है। इसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। हमारा संविधान लिखित है, यूएसए का संविधान भी लिखित है, तो मतलब लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारी न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, यूएसए की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। वित्तीय आपात वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की विधि है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह ध्यान रखना है हमें, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में एक जज साहब है, वर्मा साहब, और उनके खिलाफ जो मामला बन रहा है, महाभियोग चलाने का कॉन्सेप्ट बन रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही पाले में खड़े नजर आते हैं। तो ये हाईलाइट में रहेगा। इस संबंध में जो भी आर्टिकल्स है वो हमें ध्यान रखने हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, उनके प्रति हमें तैयार रहना है। तो इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलें। अब ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, कौन सा अधिगम है जिसमें एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है, व्यवहार आपने सीख लिया, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता जब तक कि आपको कोई मोटिवेशन ना मिले। तो इसे क्या कहेंगे? तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है उसे अंतर्निहित अधिगम कहते हैं। इसमें आपने वो स्किल तो आ गई, वो चीज़ आपने सीख ली है, लेकिन जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक आप उस कला को दिखाओगे नहीं, उस व्यवहार को दिखाओगे नहीं। तो ये अंतर्निहित अधिगम, जिसने भी उत्तर लगाया है, ये कॉन्सेप्ट टॉलमैन साहब ने दिया था।
और इसका उत्तर अंतर्निहित अधिगम हो जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? बहुत आसान सरल प्रश्न है और भवाई नृत्य है। भवाई नृत्य इस प्रकार से जो आपके सामने चित्र है, सर पे मटके रख के उसके बाद में नृत्य किया जाता है और ये नृत्य भवाई नृत्य। अब आपको ये बताना है कि इस नृत्य के एक कलाकार का नाम, ठीक है, जिन्होंने विदेशों में परफॉर्म किया है। मैंने आपको पहले बताया है, अमेरिका गॉट टैलेंट होता है ना, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था, उनका नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, राम के पथ पर, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम के पथ की पुस्तक, आपके सामने इसका जो फ्रंट पेज दिख रहा होगा, ये राम के पथ पर, ये पुस्तक का जो कवर पेज है, और इसका जो लेखक आपको दिख रहे होंगे विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी, इन्होंने राम के पथ पर नाम की जो किताब लिखी है, राम के पथ पर रामायण के संग संग संग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि राम के पथ पर पुस्तक के लेखक विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी है। आप इस बात को लेकर प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाना कि ये प्रश्न पूछ लिया है अब दोबारा नहीं पूछेंगे। इसी पेपर में आपको मैं बता दूंगा कि वो प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही में और वो दोबारा पूछा गया है, अभी इसी प्रश्न पत्र में फिर से दोबारा पूछ लिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से फेमस है? चूहे के नाम, मंदिर के नाम से फेमस, बिल्कुल, जो देशनोक का करणी माता का मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा करणी माता टेम्पल हो जाता है। क्या होगा? करणी माता टेम्पल, ठीक है। किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है? मतलब किसी व्यक्ति के जीवन काल की वो अवस्था जिसमें जो जैविक परिवर्तन होते हैं वो भी बड़े मतलब हाई स्पीड होते हैं और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत हाई स्पीड होते हैं। तो मतलब इतनी तेज गति से गाड़ी कब चलती है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है ना, उसमें मानसिक और जैविक परिवर्तन बहुत तीव्र होते हैं और ये कंट्रोल करने की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल। राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता रहा? अब इसमें जो प्रश्न पत्र बनाने वाला था उसने वो एक न्यूज उठाई, उससे से 2-3 प्रश्न बना दिए। कैसे उठकर बनाया वो हम चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर होता चला जाएगा। तो पुरुषों की शूटिंग स्पर्धा में, स्किट शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे ना उत्तराखंड में, वहाँ पे, तो इनका नाम है अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका, इन्होंने जो स्किट शूटिंग स्पर्धा है इसमें स्वर्ण पदक जीता था। ये थोड़ा टफ प्रश्न था कह सकते हैं। क्यों टफ, कैसे था वो अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये राष्ट्रीय लेवल का टूर्नामेंट है, ना कि इंटरनेशनल लेवल का। ये जो 38वां शीतकालीन खेल है इसमें राजस्थान 15वें नंबर पे रहा, ठीक है। इसमें इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है, 11 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल मिला के कितने पदक हो गए? 43 पदक जीते इन्होंने। अब 9 गोल्ड जीतेंगे तो 9 व्यक्ति आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे 43 व्यक्ति याद रखने पड़ेंगे। और कौन सी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह सहज सरल प्रश्न तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन अगर आप कंपटीशन को देखते तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उतनी बड़ी बात भी नहीं होगी। तो 38वें ग्रीष्मकालिक राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो ये इसमें जो सुबंकर है, सुबंकर एक मोली नाम का पक्षी है, वो था। सुबंकर कौन था? मोली, ठीक है। और मोली क्या है? मोली एक पक्षी है, मोनाल पक्षी है, और ये पक्षी है, ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और उत्तराखंड में ये 38वें ग्रीष्मकालिक खेल आयोजित हुए थे। साथ ही साथ एक और राज्य का ये राज्य पक्षी है, वो कौन सा है? तो वैसे दोनों मतलब पड़ोसी स्टेट कह सकते हैं, दोनों पहाड़ी स्टेट है, उत्तराखंड और हिमाचल, दोनों का ये राज्य पक्षी है। देखो, खेल शुरुआत में मलखम्ब और योगासन को प्रदर्शन के रूप में घोषित किया गया था, बाद में इसे पदक खेलों में बदल दिया गया, यानी मलखम्ब और योगासन को भी इसमें शामिल किया गया और इनमें पदक भी प्रदान किए गए।
और 2 खेल खेले गए लेकिन उनमें कोई पदक नहीं दिया गया। एक तो था कलारी पट्टू और एक है राफ्टिंग। राफ्टिंग और कलारी पट्टू खेल इसमें शामिल किए गए लेकिन इसमें किसी प्रकार का पदक को कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इसमें 35 खेल थे टोटल, 35 खेल खेले गए। यानी खेल राष्ट्रीय खेल कितने नंबर के थे? 38वें। खेल कितने गए खेले गए? 35 में से 33 में तो पदक दिए गए लेकिन 2 में से पदक नहीं दिए गए। कौन कौन से थे? एक तो कलारी पट्टू और एक राफ्टिंग। ठीक है। अब इसमें देखो जो टॉप किसने किया, जो सर्विसेज है ना, इन्होंने इसमें टॉप किया था। टॉप किसने किया? सर्विसेज ने। सर्विसेज इसमें टॉप किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2, इसका फील्ड मूल्यांकन किया गया अभी। नाम क्या है? नाग MK2। नाम है नाग MK2। ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया। ये स्वदेशी रूप से विकसित स्वदेशी है। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हमें क्लियर होगी। नाग MK2 क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब प्रश्न ये बना कि ये जो परीक्षण किया गया ये कहाँ किया गया? तो राजस्थान में जो पोखरण फील्ड रेंज है ना, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। तो नाग वाले का पोखरण में। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो महानदी गिरती है, गंगा नदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, लेकिन जो तापी नदी है ना ये नहीं गिरती। देखो नर्मदा और तापी, ये 2 नदियां हैं। ये क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। कारण ये रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली में बहने के कारण ये मतलब पहाड़ों की जो कंदराएं हैं उनके बीच से होते हुए इस प्रकार से बहती है। तो ये कहाँ गिरती है? ये जो अरब सागर है उसमें गिरती है। ठीक है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, कौन सा जिला? बैतूल, उसमें मुल्ताई नाम का स्थान है, वहाँ से तापी नदी निकलती है। तो ये तापी नदी, ये MP का ये जो बिंदु है मुल्ताई पहाड़ी, यहाँ से ये नदी निकलती है और लगभग 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप कहोगे ये लंबाइयाँ थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। देखो इंडिया की 7-8 नदियाँ हैं, उनमें प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं कि अभी तो चलो ये प्रश्न पत्र आ गए, इसमें इजी प्रश्न आ गया, लेकिन कई टफ प्रश्न आ गया तो आगे आप RS की परीक्षा भी दोगे, है ना। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है धीरे धीरे इकट्ठी करनी है और जब परीक्षा आए तो टूट पड़ना है। आज आपका पेपर अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी में थोड़ी रुकोगे, कल को आप RS के लिए भी तैयारी करोगे ना। और बाद में अरब सागर में जाके मिल जाती है। और मुल्ताई एक सुंदर मंदिर भी है, दूर दूर से लोग आते हैं, इसका कोई महत्व नहीं ज़्यादा। हाँ, तापी नदी के किनारे 2 शहर बसे, एक का नाम है बरहापुर और एक है सूरत। यानी सूरत शहर है ना, सूरत शहर ये तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सूरत शहर, ये याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मानसिंह प्रथम था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला बटरफ्लाई पार्क है वो अम्बेरी नाम की जगह है उदयपुर में, यहाँ स्थापित किया गया है। बटरफ्लाई पार्क है ना, यानी तितली पार्क कह सकते हैं, तितली उद्यान कह सकते हैं। ये अम्बेरी उदयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तापी नदी अरब सागर में गिरती है और रिफ्ट वैली में बहती है। मैंने कहा ना कि बंदे ने कॉन्सेप्ट उठाया, उससे 3-4 प्रश्न बना दिए, बात खत्म। तो तापी नदी है वो दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 पर्वत है, उनके बीच में दरार है, उनसे होते हुए तापी नदी बहती, नर्मदा और तापी नदियाँ रिफ्ट वैली से बहती है। अगला प्रश्न साइकोलॉजी से संबंधित है। हिलगार्ड एटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप
खाली जगह में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी सीखना क्या है, पूर्व अनुभव हो गया, उसके परिणाम स्वरूप किसमें कोई चेंजेस होगा, फिक्स चेंजेस, उसे सीखना कहेंगे। तो मतलब पूर्व अनुभव से अगर किसी के व्यवहार में चेंज हो जाता है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पूर्व अनुभव। उसके बाद में व्यवहार चेंज, और इससे के बाद में क्या हो गया, ये सीखना हो गया। क्या हो गया, सीखना हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। क्या ही प्रश्न बनाए हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है। इसके बाद में अगर बात करें लीलागढ़, अब आपको जो राजस्थान की लगभग 47-48 चोटियां, लगभग 50 चोटियां हैं, इन 50 चोटियों की सबकी हाइट याद होनी चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो चलो सरल प्रश्न आ गया, लेकिन आगे आपको पूछेगा इनमें से सबसे छोटी कौन सी, और सारी कॉम्प्लिकेटेड चोटियां देगा, ये नहीं कि गुरु शिखर वाली दे दी। तो देखो लीलागढ़ की ऊंचाई है 874, ये कहाँ पे है, उदयपुर में। लीलागढ़ की ऊंचाई कितनी है, लीलागढ़ की 874। उसके बाद में सज्जनगढ़ की है 938, और जरगा की आपको पता ही है 1431। ठीक है, आगे चलें। भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में इसकी घोषणा हुई। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 में भारत का वायसराय बना, और 1944 तक ये भारत का वायसराय रहा। ठीक है, बना कब? 36 में बना और 44 तक रहा। ठीक है। अब एक प्रश्न और बन सकता है लिनलिथगो से संबंधित। लॉर्ड लिनलिथगो है, ये भारत के सबसे लंबे शासनकाल वाले वायसराय थे। प्रश्न इस प्रकार बन गया कि भारत के सबसे लंबे शासनकाल वाले वायसराय कौन थे? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लिनलिथगो। और इन्होंने क्या मतलब परिवर्तन किए? तो 1935 का जो अधिनियम आया था इन्हीं के टाइम आ गया, मतलब इनके बाद 1935 के अधिनियम के बाद में जो भी चेंजेस हुए उनके टाइम पे हुए। तो 1937 के चुनाव में भाग लेने वाले प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम इन्होंने लागू किया। और मतलब 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया सुभाष चंद्र बोस ने, तब लिनलिथगो था। जब क्रिप्स मिशन आया तब भी लिनलिथगो था। तो इस प्रकार ये आप एक तरीके से जो टाइम की जो टेबल है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कालखंड में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी और कौन उस समय शासनकाल में था। यानी उस समय जैसे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, उस समय वायसराय कौन था, ठीक है, वो घटना कब घटित हुई थी, और किसी दूसरी घटना का पहली घटना के साथ इंटरकनेक्शन, जिसे क्रम से पूछ ले कि इन घटनाओं को क्रम से सेट करो। भारत छोड़ो आंदोलन, लिनलिथगो का कार्यकाल समाप्ति, है ना, और ये दे दे क्रिप्स मिशन की भारत आगमन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। अब आपको सेटअप करके देना है। तो उस परिस्थिति में मतलब आपको सारा डेटा पता होना चाहिए, मतलब जो टाइम लाइन है वो पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? जिसने भी लिनलिथगो लगाया इसका उत्तर उसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1070 किलोमीटर। अभी देखो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा 1070, लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा कितनी? तो देखो 3323 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर है। कितनी है? 3323 किलोमीटर। इसके अलावा बात करें तो बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096 किलोमीटर। चाइना के साथ 3488, 3488। याद रखने जैसे हैं सारे। पाकिस्तान के साथ देखो 3333 ऐसे लिख दो, फिर आप एक 3 को 2 करना है, ये जो सेकंड लास्ट वाला 3 है ना इसको 2 कर दो, 3323। नेपाल के साथ 1751, 17 दूनी 34, 17 51 है ना, इस तरह से रिलेट कर लो। म्यांमार के साथ है 1643, म्यांमार के साथ 1643। भूटान के साथ 699, देखो याद रखने वाली ना 699। और अफगानिस्तान के साथ तो एक ही ऐसी है तो 106।
अफगानिस्तान के साथ में 106। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान अरिड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? शुष्क पश्चिमी मैदान, इसमें कौन सा आएगा? बाड़मेर आएगा। देखो राजस्थान का जो क्लाइमेटिक जोन है हमने चर्चा करी थी विस्तार से, एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो शुष्क पश्चिमी मैदान, इसका जो नाम वैसे रखा है 1A रखा है, ठीक है। इसमें आता है एक तो जोधपुर, एक आता है फड़ौदी, एक आता है बाड़मेर और एक आता है बालोतरा, ठीक है। इसका नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसके बाद में 1B की अगर चर्चा करें तो इसमें उत्तरी राजस्थान के 2 जिले आते हैं, कौन कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। फिर 1C की अगर बात करें तो जिसका नाम दिया गया है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जो उत्तरी वाला है ना, इसका क्या नाम, मतलब 1B का नाम क्या रखा है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, क्योंकि सर्वाधिक सिंचाई यहीं होती है, तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर इसमें आते हैं। और 1C के अंदर अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का आंशिक भाग, बिदासर और सुजानगढ़ शामिल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 1A, इसमें कौन सा जिला आता है? बाड़मेर आता है। बाड़मेर, फिर बालोतरा, फड़ौदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो, यानी एक शिक्षक है, टीचर है, बहुत ज़्यादा रूड है और छात्रों को अनुचित और कठोर दंड देता है, दंड भी खतरनाक देता है, अनुचित भी देता है कई बार, इसके व्यवहार के कारण छात्रों में कौन सा चेंज हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इनमें से स्पष्ट वक्ता थोड़ी होगा, बहिर्मुखी नहीं होगा, अधिक बुद्धिमान नहीं होगा, विद्यालय में अनुपस्थित रहना लग जाएगा। वो विद्यार्थी क्या करेगा? बोलेगा यार गुरुजी जोरामादी ठोके तो आपा तो जावेंगे नहीं, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? C, विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला। अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में है? तो दूधसागर जलप्रपात है ना, ये गोवा में है। गोवा में एक नदी बहती है, मांडवी नदी। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। इस नदी पे ये दूधसागर जलप्रपात है। तो मतलब हॉट फेवरेट जो आपके एज ग्रुप के लोगों का है, जॉब लगते हैं आप भी जहाँ पे जाओगे, वो कौन सा है? गोवा, और वहीं पे दूधसागर जलप्रपात है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बढ़िया दूध पी सकते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य है, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो आपको जो विकल्प दे रखे हैं उनमें बेहतर का चुनाव करना है, छात्रों को किताब और सुविधाएं देना, क्यों ये शिक्षक क्यों कोई और भी दे सकता है, छात्रों के गृह कार्य की समस्याओं को हल करना, गृह कार्य से रिलेटेड काम थोड़ी छात्रों, गृह कार्य तो एक सप्लीमेंट है, मतलब एक प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है। माता पिता की आकांक्षाओं को अपने बच्चों के लिए पूरा करना नहीं, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन प्रदान करना, ये है शिक्षक का कार्य। बिल्कुल आप सबका सही है ये। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो देखो पहले तो देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है यानी जिसपे करारोपण किया गया है ना, यानी जो कर को चुका रहा है और कर का भार भी उसी पे हो, यानी उसी की जेब से जाएगा वो पैसा, उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, मैं आपको समझाऊंगा। यानी जब कर तो किसी और व्यक्ति चुका रहा है लेकिन उसका जो भार वहन कर रहा है ना वो कोई और है। तो देखो आप नाम सुना होगा इनकम टैक्स। अब कोई व्यक्ति है, उसने इनकम कमाई और उस पर जो टैक्स बना वो सरकार को जमा करना पड़ेगा उसे, ठीक है। अब वो उस पैसे को कहीं से रिकवर नहीं कर सकता है ना, तो जमा करने वाला और उसका भार सहन करने वाला बंदा एक ही है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गए। कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे कंपनी टैक्स हो गया और एक आयकर हो गया। संपत्ति टैक्स देखो वेल्थ टैक्स है, इसे ख़त्म कर दिया गया है आजकल ये चलता नहीं है। मतलब पहले था कि मतलब एक कैलकुलेशन की जाती थी वेल्थ की, टोटल वेल्थ कितनी है बंदे की, और 30 लाख से ऊपर जितनी भी वेल्थ होती है उस पर 1% की दर से वेल्थ टैक्स लगता था, लेकिन इसे वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये था डायरेक्ट टैक्स, यानी जिस व्यक्ति की संपत्ति उसी पे टैक्स लगता था। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए जीएसटी है,
ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी पे कौन करता है, जो व्यापारी होता है वो पे करता है, यानी जो माल बेचता है। लेकिन टैक्स लेता किससे है, कंज्यूमर से, कस्टमर से लेता है। कस्टमर से जैसे 70 रुपये की चीज़ दी, 18% मतलब 100 रुपये की चीज़ दी, 18% जीएसटी लगाएगा तो 118 रुपये लेगा। अब इसको वहन कौन करेगा, कस्टमर। लेकिन सरकार के खाते में जमा कौन करेगा, व्यापारी, है ना। तो ये क्या हो गया, मतलब कर जिस पे कर रोपण किया गया है वो और कर को जमा कराने वाला बंदा अलग अलग हो गया ना, तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो सीमा शुल्क है यानी कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी मतलब अगर बाहर से हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अभी हाल ही में देखो भारत और यूके के मध्य जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें पहले क्या था, भारत यूके की बहुत सारी वस्तुओं पे काफ़ी टैक्स लगाता था। जैसे ये स्कॉच वाइन वगैरह होगी, महंगी वाइन वगैरह पे खूब टैक्स लगता था। लेकिन अभी ये ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो टैक्स कम कर दिए जाएंगे, टैक्स कम कर दिए जाएंगे तो उन वस्तुओं के दाम भारत में कम हो जाएंगे। तो आप अब ब्रिटेन से आयात की हुई स्कॉच विस्की वगैरह पी सकते हो। साथ ही कुछ गाड़ियाँ हैं जो महंगी वाली, उन्हें भी आप मंगा सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप भारतीय प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे महिंद्रा हो गया अपना रिलायबल ब्रांड, मतलब आपको पावर भी देता है और मतलब एक टसन भी प्रदान करता है। तो कोशिश करो कि टाटा हो या महिंद्रा हो, इस प्रकार के जो ब्रांड हैं उनसे उनकी चीज़ें आप ज़्यादा खरीदें। विस्की भी पिए तो देसी संतरा बाकी आप समझदार हो। मैं किसी प्रकार के मादक पदार्थों को प्रेरित मतलब मोटिवेट नहीं करता, उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरक महादेव क्षेत्र में, जो अमरक महादेव कंजर्वेशन रिजर्व है ना, यहाँ पे एक सफारी आयोजित बनाने जा रही है। तो किसको संरक्षण कर रही है, तो यहाँ पे जो अमरक महादेव है ना उदयपुर का, यहाँ पे तेंदुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अमरक महादेव, पहले तो देखो अमरक महादेव है कहाँ पे, कहाँ पे है अमरक महादेव, ये है उदयपुर में। और दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाए, अमरक में तेंदुआ, ठीक है, ये ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। अब देखो ये ट्रेडिशनल प्रश्न था, अभी पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देखो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन बोर्ड वापस उस तरफ लौट रहा है, इस प्रकार के प्रश्न दे रहा है जो एसएससी वगैरह पूछते हैं। ये आसान सा प्रश्न है वैसे। देखो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, अमरावती होगी। उसके बाद में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, आपको पता ही है। फिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगी और उसके बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगी, ठीक है। तो देखो 4 के साथ, डी के साथ 1 आ रहा है, किस में आ रहा है, डी के साथ 1, 2 में आ 3 में आ रहा है, और 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 4, इन 2 में आ रहा है। फिर हरियाणा के साथ, बी के साथ 3, बी के साथ 3, तो ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। ये जिसने भी लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते, तो देखो ये भारत का मैप है, तो यहाँ देखो पूर्वी घाट, यहाँ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं बनी है, ये पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं बनी है, तो ये कहाँ पे मिलती है, तो ये जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पे आके मिलती है। देखो पश्चिमी मतलब जो दक्षिणी भारत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, यूपीएससी भी पूछ रहा है, आरपीएससी भी पूछ रहा है और बोर्ड भी पूछ रहा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार कह देता है उत्तर से दक्षिण तक सेट करो, है ना, तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दक्षिण भारत के जो ये पहाड़ियाँ हैं, तो इधर देखो ये है नल्ला मलाई, सबसे ऊपर ये नल्ला मलाई की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, नल्ला मलाई की। इसके बाद में ये नल्ला मलाई के नीचे है वेलिकोंडा, कौन सी है, वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के नीचे है जावादी। अब देखो नल्ला मलाई और वेलिकोंडा दोनों आंध्र प्रदेश में है, नल्ला मलाई और वेलिकोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। फिर जावादी, सेवेरोय और पंचमलाई, तो जावादी, सेवेरोय, पंचमलाई ये तमिलनाडु में है। जावादी, सेवेरोय और पंचमलाई ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। अगर इधर की देखते तो गिर पहाड़ी, गिर सबसे पहले ये देखो मांडव पहाड़ी, बर्दा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। मांडव, बर्दा और गिर ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे, गुजरात में, कठियावाड़ वाला जो एरिया है उस साइड के अंदर। फिर कलसुबाई आपको पता ही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में। अच्छा ये बताओ कलसुबाई से कौन सी नदी निकलती है, नदी कौन सी निकलती है कलसुबाई से, कमेंट बॉक्स में बताना आपको। फिर महाबलेश्वर,
महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में, फिर ब्रह्मगिरी चोटी, उसके नीचे दो दो बेटा, और अनाईमुदी, फिर अनाईमुड़ी। तो ये जो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी नीलगिरी? यहाँ पे पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की। देखो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं वो कटी फटी है, मतलब एक समान नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट है वो लगभग लगातार फैला हुआ है, उसके बीच में गैप बहुत कम है। आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान में मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो महोत्सव है, इनको क्रम से आपको याद रखना है कि कौन सा महोत्सव किस महीने में मनाया गया है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड पहले भी पूछ चुका है, ये आरपीएससी पूछ चुकी है शायद, क्रम से ही। तो आपको पता रहना चाहिए कि किस महीने में मनाया गया है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद में कौन से पतंग महोत्सव हो गया, मीरा महोत्सव हो गया, ये सारे महोत्सव के डेट्स आपको पता होने चाहिए। तो जो माही महोत्सव है ये बांसवाड़ा में मनाया जाता है, ये तो अंदाज लगा लोगे आप, लेकिन कब मनाया गया ये थोड़ा सा ध्यान होगा तभी बता पाओगे। जनवरी के महीने में। तो माही महोत्सव जनवरी में बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न है 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? अभी देखो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी? अमलानंद घोष ने करी क्या? तो उसकी खुदाई बीबी लाल और बीके थापर ने करी। कब? 1960 में करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में तो ज़्यादातर चीज़ें आपने रटी हुई है वैसे भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने क्या कहा था कि जो भी प्रश्न आए हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। हमने इससे पहले जो एक कौन सा शायद फर्स्ट ग्रेड का पेपर था उसकी आंसर की बनाई थी, और उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार के बारे में प्रश्न था। उसमें कहा था कि इनका संबंध राजस्थान से है, लेकिन वो वेद मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जगदाग्नि ये दोनों क्या है, ये महाराष्ट्र से हैं, ऐसा प्रश्न था। लेकिन राजस्थान से कौन है? तो वेद ताराचंद शर्मा थे, ये शायद चूरू जिले से संबंधित है। इनको राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया 2025 का। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, हर एक प्रश्न को बारीकी से समझना है। उसी बिंदु पे अलग डायमेंशन का प्रश्न आ जाएगा और आप कहोगे कि इसके नज़दीक जाके मैं आया था लेकिन ये वाली चीज़ मैंने देखी नहीं। तो ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी गलतियां करनी है पेपर से पहले कर लो, पेपर के अंदर आपको गलतियां नहीं करनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती? सिंपल सी बात है, जो पारा है वो द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न, किशोर है उसके सामने आने वाली चुनौतियों में से एक मादक द्रव्यों का सेवन। जो किशोर होता है वो मतलब उस अवस्था एग्रेसिव अवस्था होती है, उसमें उसका मानसिक और शारीरिक दोनों ही परिवर्तन बड़े तेज गति से होते हैं। तो उस समय उसके सामने मादक द्रव्यों का सेवन करने की व्यसन आदत लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है? तो मादक पदार्थ वही सिगरेट, शराब, नशीली दवाएं, इन हानिकारक पदार्थों के उपयोग से मतलब होता है। तो इसका सिंपल सा प्रश्न है, सबका उत्तर सही है, प्रश्न सही होगा। अभी आगे कुछ अभ्यारण्य दे रखे हैं हमें मिलाने की, ये कहाँ पे है। ट्रेडिशनल प्रश्न है, लगभग हर बोर्ड की हर एग्जाम में ये आ रहा है। आपको ये पता होने चाहिए कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे, एकदम रटा होना चाहिए। सारे सिंपल सरल अभ्यारण्य है जो सहज प्रश्न है, जो 4th ग्रेड में प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे। बंद बारेटा आपको पता है भरतपुर में, फिर वन विहार धौलपुर में, फिर बस्सी चित्तौड़ में और जयसमंद उदयपुर में। जिसने भी 3 4 1 2 लगाया, 3 4 1 2, बंद नहीं 4 3 4 3 1 2, सॉरी 4 3 1 2, हाँ बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 4th राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उदय गोल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट ये कहाँ आयोजित किया गया? बीकानेर में आयोजित किया गया। ये प्रश्न सिंपल सा है, याद रखना है। याद है तो आप लगा दोगे, अन्यथा तो गलत होगा। अगला प्रश्न साइकोलॉजी से संबंधित है। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होती है। तो आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें उस लड़के को इस प्रकार की बीमारी थी। तो इसे क्या कहते हैं? इससे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। इसमें एक तरीके से क्या होती है, ये रीडिंग ब्लाइंडनेस जैसे होती है, मतलब पढ़ना
अंधा, पढ़ने की अंधता वो कह सकते हैं इसे, डिसलेक्सिया, इसमें उसे अक्षर को मतलब वो पढ़ पाने में उसको कठिनाई होती है। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया? अब देखो संविधान क्लब कहाँ बनाया गया? ये विधानसभा में बनाया गया है, लेकिन ये कहा है कि शुभारंभ कब, ये समारोह का शुभारंभ कब किया गया? देखो कैसा प्रश्न पूछा है, ये 8 मार्च 2025 को। ठीक है, जिसने भी 8 मार्च 2025 किया उसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? हमें यह बताना है कि कौन सा है वो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तो पहला देखो, ये शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, तो ये तो सही बात है ना, ये तो सही है, हमें गलत छांटने हैं। दूसरा, ये शैक्षिक लक्ष्य और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान ये उस उद्देश्य को परिभाषित थोड़ी करता है, तो ये नहीं होगा। ये तकनीकों का वर्णन करता है, आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। और इसका संबंध शिक्षा के मूल्य प्रदान करने से नहीं, मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के मूल्य प्रदान करने से नहीं है, वो तो एथिक्स से संबंधित है। तो इसमें पूछा कौन सा वर्णन नहीं करता, तो बीओडी नहीं करता, बीओडी किसमें? सी में है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया? हम अधिकार की बात कर रहे हैं, शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के माध्यम से। देखो आर्टिकल 45 भी मतलब बालकों की शिक्षा से संबंधित है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व है, ना कि अधिकार है। अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 21A ही होगा। अगला प्रश्न, थ्रस्टोन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जल्दी से विवरण की दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को कहते हैं कि जो भी विवरण देखा आपने और उसको दृश्यात्मक रूप से समझ लिया, उसे स्थानिक स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक स्मृति। और ये किसने दिया था? थ्रस्टोन ने। अगला प्रश्न, अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है नियम और विनियमों को पालन करना। तो जिसने भी नियम और विनियमों का पालन करने वाला विकल्प चुना है वो उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। और इस बार इसका थीम क्या थी? तो इस बार जो इसकी थीम थी ना, वो थीम थी वन और भोजन। क्या थी? फूड, फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड फूड, ये FF इसकी थीम थी इस बार। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय रचना हुई थी इसकी, और इसकी रचना जो विद्वान ने करी उनका नाम है हरिसेन। क्या नाम है? हरिसेन। इस प्रकार से लिखा रहता है किताबों में, इसमें ये वाला से डाला है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में ज्यादा भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयावह हत्याकांड हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। ये 1913 में हुआ था, तारीख थी 17 नवंबर 1913। ठीक है, क्या तारीख थी? 17 नवंबर 1913। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो देखो आपातकाल के प्रावधान 352, 56 और 60 में है। 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, जब बाह्य विद्रोह, सशस्त्र बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वगैरह हो गया, तब ये आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 में अगर राज्य में व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल, जब वित्तीय परिस्थिति सरकार ऐसी हो जाए, राज्य की स्थिति, वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाए, तो वित्तीय आपातकाल पूरे देश में या किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। अगला प्रश्न, सहकर्मी समूह क्या होता है? मनोविज्ञान का प्रश्न है। तो सहकर्मी समूह होगा समान आयु का, समान स्थिति का और समान क्षमता वाले लोगों का समूह, ये सहकर्मी समूह होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो सहकर्मी हो जाते हैं, एक क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सहकर्मी हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बीननी दो बीन, ये किताब है, ये काफी इंटरेस्टिंग किताब है, ये श्रीलाल नथमल जोशी की किताब है, इन्होंने लिखी एक बीननी दो बीन। ठीक है, तो याद रह जाएगा एक बीननी दो बीन किताब के लेखक कौन है? श्रीलाल नथमल जोशी। अब आपको श्रीलाल नथमल जोशी की जो बाकी बुक्स भी है
वो भी आपको याद करनी है। इसी समय आपके पास में जो सिक्वाल है ना, इसकी जो मानचित्रावली, ये आपके पास हर समय होनी चाहिए। और पर डे कम से कम 10 टॉपिक आपको कवर करने हैं आधे घंटे में, 30 या 40 मिनट में। ये 10 टॉपिक की रीडिंग कर देनी है बार बार, तो आपकी 70-80% प्रश्न राजस्थान के जो भी होंगे वो उससे बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, ज़्यादा ही बन जाएंगे, कई बार तो 100% बन जाते हैं। नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तो नाहरगढ़ किले का मूल नाम है, ये सुदर्शनगढ़ है। इसे बनवाया किसने? तो जय सिंह ने बनवाया था। प्रयत्न और भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1998 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत की? तो जो एनिमल इंटेलिजेंस ये पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? ये कह सकते हैं एक प्रकार से प्रश्न ये हो सकता है, तो ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। थॉर्नडाइक मनोविज्ञान का जनक इनको कहते हैं, और इनकी किताब का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। और इसमें इन्होंने प्रयत्न और भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1898 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक प्रिंट के लिए? तो अजरक प्रिंट हो, मलीर प्रिंट हो, ये दोनों कहाँ के? बाड़मेर के। और अजरक प्रिंट के अंदर लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। एक तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और एक नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अजरक में, अजरक प्रिंट में। ठीक है। बाकी राजस्थान की जो हस्तकला है, अब इसके 7-8 बिंदु है, वो आपको पता होने चाहिए, ये आपको क्लियरली आने चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है? तो शाही रेलगाड़ी, तो देखो राजस्थान में प्लेस ऑन व्हील नाम के शाही रेलगाड़ी चलती है, जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन द्वारा कॉम्बिनेशन से चलाई जाती है। ये 1982 से चलाई जा रही है। कब से? 1982 से। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न ये बन सकता है कि प्लेस ऑन व्हील रेलगाड़ी की शुरुआत कब की गई? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1982 में प्लेस ऑन व्हील जो रेलगाड़ी है, जो मतलब एक तरीके से लग्जरी फीलिंग देती है यात्रियों को और टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए चलाई गई 1982 में। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान 43 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड थे, और इसमें राजस्थान 15वें नंबर पर रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो राज्य के जो जल मंत्री है उन सब की इंडिया लेवल पे मीटिंग हुई। ये दूसरे नंबर का एडिशन है, इस बार हुआ था उदयपुर में। कहाँ पे हुआ? ये अपना राजस्थान और ये उदयपुर। यहाँ पे राज्य मंत्रियों की राज्य जल मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय कौन से है? तो हमें 2 नहीं है वो आइडेंटिफाई कर देना। देखो, पहला, शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की। हाँ, शिक्षण विधियों के लिए मार्गदर्शन तो बिल्कुल प्रदान किया, तो ये सही हो जाता है। इसके बाद में छात्रों को समझने के पश्चात ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार में मदद करता है। देखो, पहले ही क्या करेगा? छात्रों को समझेगा, फिर जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार में मदद करता है, तो बिल्कुल सत्य है। फिर एक ये शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में, मतलब उस छात्र के हिसाब से जो क्या पढ़ाना चाहिए कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है, तो ये भी सत्य है। लेकिन ये शिक्षक का अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यानी एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ क्या करे, ये एजुकेशन साइकोलॉजी में बताया जाता है। नहीं, शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो बताया जाता है, ना कि शिक्षक का। ये शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ, तो शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ कोई मतलब नहीं है। ये कॉमन सेंस वाले बिंदु थे जो निकाले जा सकते थे, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन कौन से हो जाएंगे? ए, बी और ई। तो ए, बी और ई किसकी में दे रखा है? डी में दे रखा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों से कुछ विशेषता होती है, जिन्हें अक्सर 4D कहते हैं। मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं ना, इनमें कुछ विशेषता होती है जिन्हें 4D कहते हैं। कौन? एक, जिसमें एक तो हो गया डेविएंस, ठीक है, एक हो गया डाई फंक्शन, एक हो गया डेंजर। तो एक कौन सा डी छूट गया? तो मतलब बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक विकार है उसमें 4D में एक तो हो गया डेविएंस, एक हो गया डाइफंक्शन, एक होता है डेंजर और एक होता है डिस्ट्रेस। कौन सा हो गया? तो डेविएंस,
डिस्ट्रेस, और एक हो गया डाई फंक्शन, और एक हो गया डेंजर। ये 4 डी आपको याद रखने हैं। ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित कुछ विशेष विशेष डी विशेष कैटेगराइज किया गया कि मुख्यतः ये होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल मई 2025 में कौन है? तो हरिभाऊ किशनभाऊ बागड़े साहब है राजस्थान के राज्यपाल है। अब ये बताओ राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल है? देखो, हरिभाऊ किशनभाऊ बागड़े महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से। और ये अभी हाल ही में इनका एक वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा था। ये हल्दी घाटी से गुजर रहे थे, हल्दी घाटी से गुजरे तो इन्होंने गाड़ी रुकवाई और हल्दी घाटी का जो मिट्टी थी उससे इन्होंने अपना तिलक किया, है ना। तो इसके प्रति इनके प्रति हरिभाऊ किशनराव बागड़े साहब के प्रति हमारा जो सम्मान है वो और बढ़ जाता है कि किस प्रकार जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आने वाले व्यक्ति है वो राजस्थान के महाराणा प्रताप की भूमि को भी सम्मान, उसी लेवल का सम्मान देते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को देते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये प्रस्ताव एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसने भी एडवर्ड थॉर्नडाइक लगाया, उसका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने के लिए, किसानों का विवरण को दर्ज करना और एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। क्या नाम है उसका? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, एग्रीस्टेक नाम है इसका। क्या नाम है? एग्रीस्टेक। अगला प्रश्न, सिनकाफ निजाम, शिव किशन बिस्ता इनका मूल नाम है, लेकिन सिनकाफ निजाम के नाम से जाने जाते हैं। 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से दिया गया है? तो मैंने कहा था ना कि राजस्थान से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, एक बतुल बेगम, एक सिनकाफ निजाम है। तो इनका संबंध कौन सी श्रेणी से है? तो बतुल बेगम का संबंध कला से था और इनका संबंध किन से है? तो ये शायर हैं, शायर है तो ये साहित्य और शिक्षा से कह सकते हैं। कला है या साहित्य और शिक्षा, साहित्य में आएगी शायरी, है ना, तो साहित्य और शिक्षा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। ये कुछ आभूषण है, यानी कौन से अंग में पहने जाते हैं ये? तो देखो, जो इनमें से पैर में कौन सा पहना जाता है? तो लंगर पैर में पहना जाता है। तो एक के साथ 3, देखो एक के साथ 3 एक में ही है। फिर सिर के ऊपर बोरला सिर पे धारण करती है, ये जो मोटा सा होता है ना, ऐसा महिलाएं सिर के ऊपर डाल रखती है, ये बोरला हो गया। इसके बाद में आड़ गले में पहनते हैं और कान में होता है झेला। आड़ इस प्रकार से होते है, कुछ सोने की होती है पूरी, ऐसे कुछ ऐसे होती है, खूब बड़ी सी होती है, आधे किलो के आसपास होती है। आगे चलते हैं। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कर्नाटक है। कोई दिक्कत नहीं, आने वाले 50 साल भी यही रहेगा, क्योंकि कॉफ़ी लगभग 70% कॉफ़ी है ये कर्नाटक में उत्पादित की जा रही है। 70% कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादित की जा रही है, बाकी 30% कॉफ़ी बाकी जगह पूरे भारत में उत्पादित की जा रही है। तमिलनाडु में भी थोड़ी कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, केरल में भी की जाती है। 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे केरला, 1 नंबर पे तो कर्नाटक ऑब्वियसली वही रहेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ईसरदा बांध, तो देखो जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है ERCP, इसका आपको पूरी तरह से डेटा रटना है। इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आने वाले हर एक एग्जाम में। तो इसके 15-20 फैक्ट होंगे, या आप एग्जैक्ट रट लो कि कौन सा बांध कहाँ बन रहा है, किस नदी पे बन रहा है, ठीक है। तो ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव ये जोधपुर में आयोजित किया गया, सीधा प्रश्न है। अगला प्रश्न, 2024 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो देखो, बड़ी मुद्दत से हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। जो 50-50 वर्ल्ड कप है उसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था, तब तक हम अनबीटन रहे थे और वो दर्द कहीं ना कहीं चुभ रहा था पूरे हर एक भारतीय के। फाइनली भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ने जीत ली, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। और इसकी भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान थे। अभी भारत के जो तीनों फॉर्मेट है उनके तीनों के अलग अलग कप्तान हैं। आज भी भारत और इंग्लैंड का जो चौथा टेस्ट है उसका 5वां दिन चल रहा है। भारत के लिए अगर मैच को बचाना है तो, चूंकि राहुल साहब तो आउट हो गए थे, लेकिन गिल अभी मौजूद है वाशिंगटन सुंदर के साथ में,
तो हो सकता है कि मैच बचा लें, तो आगे हम सीरीज को लेवल कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड अभी 2-1 से आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अंतर्गत 50,000 रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, इसमें 3 प्रकार के लोन्स दिए जाते हैं। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, और एक होता है तरुण। तरुण का मतलब युवा व्यक्ति है ना। तो शिशु सबसे छोटा लोन है, इसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। अगर ये लोन व्यक्ति लेता है और बिजनेस में डालता है और बिजनेस को बढ़ाता है और ये रीपेमेंट कर देता है, तो ये किशोर के लिए एलिजिबल हो जाता है। किशोर में क्या होता है, 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाता है, ठीक है। और वही प्रक्रिया अगर बंदा किशोर ऋण लेता है और इसे अच्छी तरह से चलाता है और उसका रीपेमेंट टाइमली कर देता है, तो फिर वो तरुण के लिए लाइव हो जाता है। इसमें क्या होता है, उसे 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाता है। और अगर वो 10 मतलब इसको चलाता है सही तरीके से, रीपेमेंट बैंक को कर देता है, तो फिर वो तरुण प्लस के लिए एलिजिबल हो जाता है और इसमें इसको 20 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। इस तरह से जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जा सकते हैं। जो तरुण प्लस एक नई श्रेणी ईजाद करी है, जिसके माध्यम से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। और 50,000 रुपये तक के ऋण कहते हैं उस योजना को कहते हैं शिशु। शिशु के बाद में 5 लाख तक के लिए किशोर और ये 10 लाख तक के लिए तरुण। और ये योजना जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। कब की गई? 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए कौन सा पर्यटन स्थल चुना गया है? तो मैंने क्या कहा, पंचगौरव कार्यक्रम में हर जिले के 5 अलग अलग श्रेणी की चीज़ें शामिल की गई है। अब आपको हर एक जिले की वो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आ गया ना प्रश्न। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये पंचगौरव में टूरिज्म श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जिसने भी सरिस्का टाइगर रिजर्व लगाया उसका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य श्रावी ग्रंथि नहीं है? मतलब बाह्य श्रावी मतलब जो हार्मोन है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो लीवर से बाहर निकलते हैं, लार ग्रंथि में बाहर निकलते हैं, अश्रु ग्रंथि में आंसू बाहर निकलते हैं। लेकिन जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क में होती है। जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी अंदर ही हार्मोन निकलते हैं इसके, ना कि बाहर आते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि ये होती कहाँ पे? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है पहली बात तो। दूसरी ये मस्तिष्क में होती है और इसका आकार होता है मटर के दाने के जैसा, मटर के दाने जितना होता है। यूनेस्को काफ़ी चर्चा में है। इसका प्रश्न एक्सपेक्टेड था। क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखो यूएसए है वो यूनेस्को से बाहर निकल रहा है, तीसरी बार, 3rd टाइम ये बाहर निकल रहा है। और क्यों निकल रहा है? क्योंकि यूएसए मतलब जो ट्रंप साहब है उनके और यूनेस्को के जो विचार है वो मिल नहीं रहे हैं, और इस कारण वो बाहर निकल रहा है। अभी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इससे पहले यूएस के 2 बार निकल चुका है। एक बार निकला था ट्रंप के टाइम पे, 2017 में निकला था। एक पहले वो जिमी कार्टर करके कोई, अब या रोनाल्ड रेगन थे करके कोई यूएस प्रेसिडेंट थे, उस समय निकला था। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब देखो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यूनेस्को है, इसकी जो फंडिंग होती है उसका 8% फंडिंग यूएस से करता था। यूनेस्को की 8% फंडिंग, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी फंडिंग की दिक्कत होगी यूनेस्को को फिर। अगला प्रश्न, कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरा चोरी घटना के कारण रोक दिया गया था? तो चोरा चोरी घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन वो रोक दिया गया था 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। चोरा चोरी घटना, यानी एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया था भीड़ ने, तो इस कारण गांधी जी ने कहा कि हिंसा मुझे नहीं चाहिए और इन्होंने वो आंदोलन रुकवा दिया था। इस कारण जो जवाहरलाल नेहरू है और अपने सुभाष चंद्र बोस वगैरह है, इन लोग, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों को काफ़ी धक्का लगा था कि यार क्यों आंदोलन बढ़िया चल रहा था, इनको रोक दिया। अगला प्रश्न, भारत का भविष्य मिशन इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है ना। तो कौन सा इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कौन सा मिशन चल रहा है? अपना गगनयान चल रहा है ना। और इसी गगनयान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अभी हमारे भारत के एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाकर आए हैं, शुभांशु शुक्ला, क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। अब ये मतलब अपना अनुभव लेके आगे, अब आगे मतलब ये थोड़ा फ़ायदा होगा। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ छोटा सा, कि ये जो जिस गए थे जेट में, उसका नाम क्या है? उस विमान का नाम क्या है? ये बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न, क्योंकि अगले एग्जाम में आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज़ कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना
किसी प्रोग्राम को ज़बरदस्ती बंद कर सकते हैं। एक तो जैसे माउस पे ऐसे जैसे टिक आता है ना, उसके माध्यम से अपन बंद कर सकते हैं। एक ये बना होता है, इससे के माध्यम से तो प्रोग्राम को बंद करते हैं। एक शॉर्टकट की दबा सकते हैं हम। एक तो अगर अल्ट और अल्ट के साथ में F4 वाली की दबा देंगे ना, तो अभी वो प्रोग्राम बंद हो सकता है, शट डाउन भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है, पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रोस्राव आमाशय स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखो, सबसे पहले आपको एक याद रखो कि पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रोस्राव का प्रयोग किया गया था। तो कुत्तों पर गैस्ट्रोस्राव का प्रयोग किसने किया? तो ये पावलोव ने किया। तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये किस सिद्धांत को दर्शाया? तो ये पुरातन अनुबंध द्वारा अधिगम के द्वारा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? पुरातन अनुबंध द्वारा अधिगम। ये इस सिद्धांत को इस प्रयोग के द्वारा समझाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है? तो एक योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनसे पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषताओं, क्या चीज़ है जो एक विशेषताओं का संयोजन है जो यह संकेत देती है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है? यानी अभिक्षमता है ना, अभिक्षमता, ये कुछ विशेषताओं का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। और ये संकेत करता है किसका? कि कोई बच्चा है, उसको अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो विशिष्ट ज्ञान या कौशल प्राप्त करने की क्षमता रख लेगा। यानी ट्रेनिंग लेने के बाद वो बंदा उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसे अभिक्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के कोटा प्रशासन द्वारा कोटा शहर में छात्र कल्याण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो कोटा केयर नाम की पहल शुरू की गई कि कोटा में देखो आत्महत्या हो रही है लगातार, तो इसके लिए कोटा केयर एक कैंपेन चलाया जा रहा है छात्र हित के लिए, कोटा केयर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे मान लीजिए कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगी? चेयर पे कौन बैठेंगे? तो ये लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे। कौन बैठेंगे? लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे इस पे। और ये संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान का आर्टिकल 108 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 108 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित कर पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं किया गया? नहीं, सबसे पहला ग्रीन बजट कब जारी किया गया? तो 2025 में। इस बार भजनलाल सरकार ने, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इश्यू किया था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो पुनर्चक्रण और कचरा निपटान तो है। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग, यानी अगर आप प्लास्टिक कुर्सी है, प्लास्टिक खराब की कुर्सी खराब होगी तो वापस प्लास्टिक को बेच दो, फिर वो वापस रिसाइकल होके मतलब चलता रहेगा सिस्टम। इससे क्या होगा? आप खनन वगैरह नहीं होंगे, प्रदूषण कम हो जाएगा, पेट्रोल आयात कम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं। चलो वो एक अलग बात है, अब चर्चा करेंगे उसी में करेंगे। एक ग्रीन फंडिंग की बात करी गई, बिल्कुल करी गई है। जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन की बात करी गई है, लेकिन ग्रीन ग्रूमिंग की नहीं की गई है। तो इसमें जो अपना पहला ग्रीन बजट है, इसमें ग्रीन ग्रूमिंग की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? बिल्कुल राष्ट्रपति साहब को सौंपेगा और राष्ट्रपति साहब को ही संबोधित करेगा। संबोधित भी राष्ट्रपति साहब को करेगा, सौंपेगा भी राष्ट्रपति साहब को। और ये प्रावधान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का इस्तीफा संबंधी प्रावधान 217 क्लोज 1 सब क्लोज ए किसमें दे रखे हैं? संविधान के आर्टिकल 217 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे, वो कौन सा खेल खेलती है? तो शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर राइफल, इन दोनों में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है। माला है, उसको दूसरों से बात करने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उसके बोलने की शैली में भी विचलन है, उसके शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो हमने समझा, ये ऑटिज्म में आता है। किस में आता है? ऑटिज्म में। किस में आएगा? ऑटिज्म में आएगा। ठीक है, तो जिसने भी ऑटिज्म लगाया उसका उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, सीखना तब तक सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है। सीखना तब सही ढंग से होता है जब संतुष्टि, यानी अब अगर आप सीख रहे हो और उससे आप संतुष्ट हो रहे हो तब ज़्यादा बेहतर सीख पाते हो, और सीखने वाले को इससे खुशी भी मिलती है। तो ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? तो ये प्रभाव के नियम, यानी थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है ना, उससे ये मैच कर रहा है।
ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सद्भावना केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो जो वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करने, अपने राज्य के अपव्यय को कम करना। मतलब वंचित लोग हैं, उनके लिए, उनको अप्रयुक्त वस्तुएं, जैसे आपके कोई चीज़ काम नहीं आ रही है तो उनको पहुंचा दो, तो इससे क्या होगा, राज्य का जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। ये इसका उद्देश्य है, किसका? मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का। अगला प्रश्न, 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जापान की एक संस्था है निहोन होदानक्यो। निहोन होदानक्यो क्या है? देखो आपको पता है जो यूएसए द्वारा जापान के अंदर 2 हाइड्रोजन और परमाणु बम डाले गए थे, उसके बाद में वहाँ पे लाखों लोग प्रभावित हुए थे, तो उनकी संस्थाएं बनी थी। उन संस्थाओं की एक एपेक्स बॉडी है ना। ये मतलब एक तरीके से उस हादसे के बाद जो जीवित बच गए लोग हैं, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करते हुए अपने जीवन को बनाए रखा, वो संघर्ष किया, उन सबको सम्मानित करने के लिए इस बार 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार ऐसी ही एक संस्था निहोन होदानक्यो को दिया गया। ये जापान की संस्था है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है? तो गोविंद राजे पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। इसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो इसका उत्तर गोविंद राज हो जाता है। अगला प्रश्न, ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो देखो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल चाहे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, दोनों एक ही है। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2004 में राजस्थान की राज्यपाल बनी, फिर 2007 में ये भारत की राष्ट्रपति बनी। अगला प्रश्न, अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, ठीक है। कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, ठीक है। फिर से कोशिश करो, ये आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? तो ये सारी बातें अगर किसी एक वाक्य में सेट करना हो तो प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सिद्धांत। क्या है? प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सिद्धांत इसका, इसमें ये सेट होता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ किससे ऊपर है, जिन्हें असाधारण प्रतिभा यानी गॉड गिफ्टेड कहते हैं। गॉड गिफ्टेड, तो जिसका IQ 130 प्लस होता है ना, उसे हम गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनाया? तो बिल्कुल राणा कुंभा ने बनाया था। सारंगपुर में विजय हुई थी, उसके बाद में इन्होंने ये 9 मंजिला विजय स्तंभ यानी विजय टावर बनाया था। अगला प्रश्न, नंदसमंद बांध किस नदी पे है? तो नंदसमंद बांध है ये बनास नदी पे है। कहाँ पे? नाथद्वारा में। नाथद्वारा में ये बांध, नंदसमंद बांध नाथद्वारा में। इसे तंतोल बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतोल बांध। तो तंतोल बांध कह दो चाहे नंदसमंद बांध कह दो, ये नाथद्वारा में कौन सी नदी पे है? तो बनास नदी पे, ठीक है। सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे, जैसे गैस, ठोस, द्रव्य, गैस, फिर प्लाज्मा, फिर अगला आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ऐसे कुछ करके 5 अवस्था होती है पदार्थ की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति था? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाले पहले व्यक्ति थे BF स्कीनर, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता था? तो योजना आयोग तैयार करता था। और उसका अनुमोदन कौन करता था? तो जो योजना परिषद थी वो, इसको योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और ये योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का बना दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की मुख्य जल संरक्षण योजना? राजस्थान सरकार की योजना पूछ रहा है, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है। ये राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अगला प्रश्न, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का क्या नाम है जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है? तो इसे हम कहेंगे नैदानिक विधि। क्या कहेंगे? नैदानिक विधि कहेंगे। तो जिसने भी नैदानिक विधि उत्तर मार्क किया उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान
कहाँ आयोजित किया गया? अंत्योदय कल्याण समारोह। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, हमने करंट अफेयर के 2-4 वीडियो डाले हैं, उनमें से ये शामिल है। ये भरतपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? भरतपुर में। अगला प्रश्न, कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, यानी कक्षा में बालक आ नहीं रहा है, अब उसको कैसे करें कि वो कक्षा में आ जाए? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अनुपस्थिति के कारण को समझना पड़ेगा। फिर कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? जो व्यक्ति अनुपस्थित रह रहे हैं वो भी आने लग जाएंगे। और आज का जो पेपर है इसका अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के जो कौन सी झील के किनारे बनाए गए हैं 7 अजूबे पार्क, 7 वंडर पार्क और फूड कोर्ट, इनको ख़त्म करने के आदेश दे दिए। यानी एक झील है राजस्थान की, उस झील के किनारे 7 वंडर पार्क बनाया गया है और एक फूड कोर्ट बनाया गया है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, इसलिए इसे ख़त्म करो, हटाओ। तो ये कौन सी झील है? तो ये अजमेर में है, आना सागर झील। कौन सी है? आना सागर झील अजमेर में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके लगभग सारे प्रश्न सही है, एक आधा गलत होगा वो एक अलग बात है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, मतलब आंसर की को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और जुड़े रहो। आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम डेफिनेटली आपकी बेहतर मदद करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।